हाँ, तो चैप्टर 12 कंटिन्यू अपना। और आज का टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण, मतलब कि वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जाए। और ये सबसे बड़ा इशू हमारे गवर्नमेंट के सामने भी है, हमारे देश के सामने भी है, वर्ल्ड के सामने भी है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले के ज़माने में, आज से कुछ सालों पहले, खूब 100 साल पहले मान लो, जब राजा महाराजा हुआ करते तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वन्य जीव संरक्षण, मतलब वन्य जीव हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे। और इतने हमारे वहाँ पर जंगली जानवर होते थे कि क्योंकि वहाँ पर इतना उस टाइम था नहीं। लेकिन अब आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है, हाँ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी है। तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से, जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, इन सब की वजह से क्या होता है कि पेड़ पौधों को काट के, जंगलों को काट के वहाँ पर लोग घर बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज स्थापित की जा रही है, मतलब औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है। इन सब से जंगल खत्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म होती जा रही है। क्योंकि देखो जंगली जानवर होते हैं वो डरपोक बहुत होते हैं, कुछ को छोड़ के। आप तेज़ आवाज़ बोलोगे तो भी डर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बीच, जंगलों के बीच में से ट्रेनें निकालोगे, ट्रेनों की धड़ की आवाज़ से वो जंगली जानवर जो आसपास होते हैं वो मर जाते हैं डर के मारे, वहाँ से दूर भाग जाते हैं, फिर दूर जगह उतनी उनको सुरक्षित नहीं मिलती। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो हमारे देश में ये बनी हुई है। अब इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अपन ये जानेंगे कि राइट द रीजंस फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो हमारा वन्य जीव है, जो वन्य जीव को विलुप्त होने के क्या कारण हैं, खत्म होने के क्या कारण हैं, रीज़न पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी इशू बहुत बड़ा इशू बना हुआ है हमारे देश के सामने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस है, और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन की फर्स्ट फॉर्म देखें, पहला कारण देखें, वो है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। सेकंड है इलीगल पॉचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो वन्य जीव होते हैं उनका अवैध शिकार करते हैं। नंबर 3 प्रदूषण, यानी कि पॉल्यूशन। और नंबर 4 है मानव तथा वन्य जीव में संघर्ष भी बहुत होता है, ये भी आपने सुना होगा, बता दूंगा अभी हर चीज़। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, ये 4 मेजर कारण हैं, ठीक है। लेकिन पहला जो कारण है वो बड़ा है। कैसे? कि उसके अंदर सब पॉइंट हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट हो रहे हैं कि प्राकृतिक आवास जो उनके रहने की जगह हैं वो कैसे खत्म हो रही है। हालांकि मैंने थोड़ा सा भी आपको वाइवा तो दे दिया। तो देखो वो कारण क्या है कि ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है सारा मामला जनसंख्या वृद्धि पर ही है। पॉपुलेशन ग्रोथ तो किसकी नीड बढ़ेगी, तो द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव इंक्रीज्ड। सीधी सी बात है हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जनसंख्या वृद्धि कारण मानव की जो आवश्यकताएं वो बढ़ गई, जिसमें कि रहना, आवास हो गया हमारा, ठीक है। ह्यूमन यूज्ड फॉरेस्ट लैंड फॉर हाउसिंग, एग्रीकल्चर, कृषि हो गई, इंडस्ट्रीज, उद्योग हो गए। इनके लिए सब अपन जो वन भूमि है, जो जंगल की ज़मीन है, जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, उसको अपन यूज करते हैं, जिससे वहाँ रहने वाले जीवों पर संकट उत्पन्न हो गया। क्योंकि अपन ने वहाँ रहने की जगह अपन ने ले ली, वहाँ पर घर बना लिया, इंडस्ट्री बना ली, तो वो फिर कहाँ रहेंगे। उनके लिए वैसा ही वातावरण चाहिए, और कहीं वो रह नहीं सकते। लोग शिकार कर देंगे, वो मारे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है कि ह्यूमन यूज फॉरेस्ट लैंड फॉर हाउसिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज विच रिजल्टेड इन सिटीज ऑन द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये हो गया। वृहद जल परियोजनाओं जैसे कि भांकड़ा नांगल, टिहरी बांध, व्यास परियोजना आदि से वन भूमि पानी में डूबती गई, जिससे वन्य जीवों के आवास का ह्रास होने लगा। ह्रास का मतलब खत्म होने लगे। देखो मैंने अपने पढ़ा था ज्योग्राफी के अंदर कि ये भांकड़ा नांगल बांध पढ़े थे अपने, टिहरी बांध, ये बनाना अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या, ये बहुत बड़े बांध है, बहुत बड़े डैम है। भांकड़ा नांगल बहुत बड़ा डैम है, टिहरी डैम है, व्यास प्रोजेक्ट है, इनमें बहुत ज़्यादा पानी आया है, पानी है, वाटर प्रोजेक्ट है। और ये कभी ओवरफ्लो हो जाते हैं, या फिर कभी पाइप लीकेज हो जाता है, बहुत जगह पानी फैल जाता है, पानी से डूबते हुए नजर आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ये फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। ड्यू टू लार्ज स्केल वाटर प्रोजेक्ट लाइक भांकड़ा नांगल, टिहरी, व्यास प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, द फॉरेस्ट लैंड वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर और देयर बाय डिक्रीजिंग द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हुआ क्या कि अब ये जहाँ प्रोजेक्ट बनेंगे उसके आसपास में कितनी ज़मीन चाहिए, आप भी सोचो। अगर डैम बनाया जाएगा तो उसके आसपास में वहाँ आने जाने के लिए रोडें बनाई जाएगी, आसपास में कंस्ट्रक्शन बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, कितने बड़े बड़े टैंक बनेंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा सिस्टम, इससे सारा का सारा जंगल नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ा कारण है। आपको 2-3 ही एग्जाम्पल लिखने जरूर है, भांकड़ा नांगल, टिहरी और व्यास। वैसे भी ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये 1-2 बातें लिख देना, थोड़ा आंसर क्या है ऑथेंटिक बन जाए, एक ज़बरदस्त आंसर बन जाए, मार्क्स अच्छे आते हैं उससे। फिर है
जंगलों में खनन कार्य होता है, आपको पता है, खुदाई का काम करते हैं लोग बाग खूब। वातावरण प्रदूषण होता है, उससे उत्पन्न अम्लीय वर्षा होती है। अब आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर, तो ये अम्लीय वर्षा वाला टॉपिक तो आपको समझ में आ रखा होगा, पहले पढ़ा दिया था। वातावरण प्रदूषण कैसे होता है, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, इन सब से एसिड रेन, कैसे कि जो पहली बारिश होती है वो मोस्टली एसिड रेन ही होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा वो ये एक लेयर बन जाती है, वातावरण में लेयर बन जाती है प्रदूषण की। और फिर जब बारिश होगी तो वातावरण प्रदूषण होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम हमेशा पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि जो पहली बारिश या दूसरी बारिश, दो लगभग, लेकिन पहली ज़्यादा, वो क्या होता है कि उसमें एटमॉस्फेयर साफ़ नहीं होता, क्लियर नहीं होता, और जब पहली बारिश होती है तो वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, इससे स्किन डिजीज़ वगैरह काफ़ी त्वचा रोग हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, पहली जो बारिश है उसका तो खैर अम्लीय वर्षा होती है, लेकिन अम्लीय वर्षा होने की वजह से इन पर क्या फर्क पड़ा, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन होने की वजह से जो फॉरेस्ट लाइफ है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं ऊपर से, फिर कौन संभले, वो संभले नहीं। तो अगर फॉरेस्ट लाइफ खत्म हो जाएगी एसिड रेन से, तो वहाँ रहने वाले जीव फिर कहाँ रहेंगे, पक्षी कहाँ रहेंगे, पक्षियों के लिए तो फिर उनके घर पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द माइनिंग वर्क्स इन फॉरेस्ट, एसिड रेन एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है समुद्र जो होते हैं, समुद्र में तेल टैंकरों से जो तेल का रिसाव होता है वो समुद्री जीवों के लिए नुकसान का उनको खत्म कर देता है, बिल्कुल सही है। जैसे अपन समुद्र के आपको पता है नीचे तह से तेल टैंकर जो होते हैं तेल निकाला जाता है, लेकिन समुद्रों में जो तेल टैंकर होते हैं ना, उसमें तेल का जैसे आप भाई पानी भी लीकेज हो जाती है, पाइपलाइन भी लीकेज हो जाती है, तो तेल टैंकर में ऑयल लीकेज होता है, ऑयल लीकेज होगा तो पानी में मिक्स होगा, भाई पाइप पानी में तो है वो, तो पानी मिक्स होगा तो फिर जो वहाँ रहने वाले जीव है वो कैसे रहेंगे, क्योंकि वो तो पानी उनका वही भोजन है, तो वही उनका फूड है, तो वो फिर उनको जब पियेंगे उनके साथ मिक्स हो जाए वो मर जाते हैं। ये बड़ा कारण है ऑयल लीकेजिंग फ्रॉम ऑयल टैंक्स इन ओशियन इन डिस्ट्रॉइंग, स्पेलिंग पूरी एक साथ यहाँ तक है, द हैबिटेट ऑफ सी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये समुद्री जीव खत्म होने के कारण है। फिर ये ग्रीन हाउस वाली बात मैंने बता रखी है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के आसपास वातावरण गर्म हो जाता है, जिससे जैव विविधता नष्ट हो रही है। जो अपने बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा था, जैव विविधता चैप्टर 19 आपका साइंस का, उसमें ये वाली बात पढ़ रखी है अपने, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे ये गैसों का आदान प्रदान जो होता है, भाई जैसे यहाँ पर मीथेन जैसी हानिकारक गैसें, गाड़ियों के धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, इन सबसे जैसे हानिकारक गैसें, जिससे ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है, अपने ओजोन परत डिस्टर्ब हो रही है। और ओजोन परत डिस्टर्ब होगी क्योंकि ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत हमारे अर्थ पर, जमीन पर आने वाले जो प्रकाश है, सूर्य की किरणें हैं, उनको रोकती है, एब्जॉर्ब करती है और हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल बना के रखती है। लेकिन जब ये ऐसी हानिकारक गैसें निकलेगी तो फिर वो खूब सारी को तो झेल लेती है ओजोन लेयर, लेकिन ओजोन लेयर भी डिस्टर्ब होती है, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज होने की संभावना हो गई, तो फिर सीधी इफेक्ट ज़मीन पे पड़ता है। आजकल 50+% मतलब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो आप, टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, वो सब कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है। मतलब गैसों का आना और फिर जाना, ये जो आदान प्रदान होता है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा, एटमॉस्फेयर गर्म होगा, और तापमान अगर अर्थ पे बढ़ेगा तो ऐसे जीव जंतुओं का रहना, पेड़ पौधों का रहना, पानी की कमी, ये सब कारण होंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है। इससे जैव विविधता इन बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द क्लाइमेट इज गेटिंग हॉट अराउंड द अर्थ, देयर बाय डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और दूसरा अपने पढ़ लिया था मेजर पॉइंट, ये तो पहले के पॉइंट थे 5, ठीक है। सेकेंड है वन्य जीवों का अवैध शिकार, बिल्कुल, हालांकि गवर्नमेंट ने इलीगल है, ये गवर्नमेंट ने जो अवैध शिकार हैं, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, इनको बहुत कंट्रोल कर रखा है, बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे एक्ट है, कानून है कि उनकी अच्छी कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आज भी चोरी छिपे खूब, आपने देखा हुआ आए दिन न्यूज़पेपर में आती रहती है कि ये जो हैं वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं आज भी अवैध, इससे उनकी कमी आ गई। अब गिने चुने खूब सारे ऐसे हैं, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में, गिने चुने ही ऐसे पक्षी या जानवर रहे हैं जो अब गिने चुने हैं, क्योंकि ख़त्म कर दिए शिकार होने की वजह से, इन सब कारणों की वजह से, ठीक है। और तीसरा पोल्यूशन तो है ही, प्रदूषण तो मेन कारण है। इन सबसे तो पेड़ पौधे नष्ट होंगे, जंगल भी नष्ट होंगे, जीव जंतु भी नष्ट होंगे, इंसान भी तो मर रहे हैं पोल्यूशन से डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। और फिर है मानव तथा वन्य जीवों के बीच में संघर्ष भी होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड, ये देखा होगा आपने वाइल्ड लाइफ कि जैसे कोई जंगल है, उसके आसपास में जो खेत वगैरह है किसानों के और किसी के, और अगर ऐसा कोई जानवर आ जाता है वगैरह, या फिर कोई भी सुना होगा आपने, तो उसको लाठियों से, डंडों से पिट पिट के मार देते हैं, क्योंकि उनको ही डर लगता है कहीं हमें खा जाएगा। हाँ, वो हो सकता है। तो ये भी सब कारण इनमें है, क्योंकि इंसान के बीच, उनके बीच में ये भी एक रहता है,
ठीक है, ये भी कारण है मानव वन्य जीवों के बीच संघर्ष। और एक नोट मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, अलग से 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि वन्य जीवन के संरक्षण की दृष्टि से हमने कुछ करा क्या है कि गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय पार्क बनाए हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए हैं, ओरण बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। देखो राष्ट्रीय पार्क, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन, अलग अलग टेबल है, उन टेबल को पढ़ने वाले हैं। नेशनल पार्क्स बनाए अपन ने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, ये सब आर द मेजर प्रोटेक्टेड एरिया सेट अप विद द व्यू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हमारे ताकि कैसे न कैसे करके वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके, वन्य जीवों को बचाया जा सके, इनके लिए हम ऐसा प्रोटेक्ट हमारी गवर्नमेंट कर रही है। और ये इनमें बाकायदा गार्ड लगते हैं, फोर्स लगती है, ठीक है, इन सब में नेशनल पार्क वगैरह में फोर्स लगती है, पुलिस फोर्स लगती है, हथियारों के साथ में रहते हैं ताकि कोई अवैध शिकार ना करे, कोई आए नहीं, ये काफ़ी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको पक्का आने के चांस है। और दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन एसएसटी में अपन पढ़ भी चुके, तो वैसे भी आपको ये इजी भी रहेगा लर्न करने में। क्वेश्चन है, IUCN द्वारा वर्गीकृत जातियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्पीसीज क्लासिफाइड बाय IUCN। मतलब कि IUCN ने, ये एक इंटरनेशनल संस्था है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो जितनी भी ये जैसे कि ऐसी प्रजातियां जो ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म होने वाली हैं, या फिर जिनको बचा के रखना चाहिए, उन सब का डेटा इकट्ठा करती है, ठीक है। और जहाँ पर डेटा कलेक्शन करती है, पूरा बायोडाटा, कितनी संख्या में बच्चे हैं कि सब कुछ, उनको रेड डाटा बुक भी कहते हैं। ये भी आपने सुना होगा, रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक हिंदी में भी, वैसे लाल आंकड़ा बोलते हैं इसको, लाल आंकड़ा बुक, या फिर आप इसको रेड डाटा बुक भी, हिंदी वाले भी ध्यान रखना क्योंकि फेमस वर्ड है, तो इसमें यहाँ पर रेड डाटा बुक हिंदी में भी आ सकता है। तो रेड डाटा बुक या फिर लाल आंकड़ा बुक भी होती है, जिसके अंदर सारे डेटा को ये बचा के, मतलब स्टोर लिख के रखते हैं कि कितना कलेक्शन कहाँ पर कम हो गया, कितनी संख्या बची है, उन सबको। फिर इसने IUCN ने 5, इस फुल फॉर्म बता दूंगा, मैं लिखवा दूंगा। IUCN ने 5 कैटेगराइज किया है इन सब जातियों को, 5 कैटेगरी में बांटा है स्पेसीज को। एक्सटिंक्ट स्पेसीज यानी कि जो खत्म हो चुकी है, विलुप्त, बिल्कुल खत्म। इंडेंजर्ड स्पेसीज यानी कि जो संकटग्रस्त है, मतलब जो वाकई प्रॉब्लम में है, खत्म होने वाली हैं। वल्नरेबल स्पेसीज, वल्नरेबल की बात करें, सभ्यदय जातियां, मतलब वो जो जल्दी ही खत्म होने वाली लाइन में आने वाली है, मतलब इसमें पहुंचने वाली, संकटग्रस्त में आने वाली है। फिर नंबर 4 रेयर, बहुत दुर्लभ हैं, देखने को कम मिलती है, बहुत संकट है। और लास्ट है अपर्याप्त। इनएडुकेटली का मतलब है जो, मतलब कि इनएडुकेटली नॉन स्पेसीज, इसका मतलब ये है कि जिनका रिकॉर्ड ही नहीं पता। ऐसी भी जातियां हैं, प्रजातियां छोटी मोटी हैं, जो जिनका अपन को स्पेसीज है, जिनको पता भी नहीं है, ऐसी है जो कब आई, कब खत्म हो गई, वो भी नहीं पता, क्योंकि अपन ने खूब खोज करी हालांकि, लेकिन फिर भी किन चीज़ों तक साइंस नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी भी हैं। इन तरीके से इसने 5 कैटेगराइज किया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर थोड़ा पढ़ते हैं अपन। क्या कि देखो, हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीधा क्लासिफाइड लिखो, तो यहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। बस आप लोगों की ये गलती होगी कि आप सीधा जितना पूछे उतना आंसर लिखते हो। हाँ बिल्कुल, पूछे जितना आंसर लिखना है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर उसके 1-2 शब्द हैं, तो सोचो सपोज आपके आगे वाले ने कुछ फैक्ट अच्छा लिख दिया, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए सीधी गाइड से, पासबुकों से आप पढ़ते हो, उसे नहीं पढ़ना है। बुक की लैंग्वेज में जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। जैसे थोड़ा सा अपन IUCN के बारे में बताएंगे, IUCN कब बना, उसके बाद में वो लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर आंसर है। और वैसे भी निबंधात्मक बड़े क्वेश्चन इस बार आएंगे नहीं, इस बात को बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है, बस बड़े से बड़ा। तो देखो, विश्वव्यापी चेतना के कारण 1948 में, 1948 में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN का गठन हुआ, ठीक है। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IUCN वॉज फॉर्म्ड है भाई, ठीक है, वॉज फॉर्म्ड in 1948 ड्यू टू द वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस अमंग पीपल, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, IUCN की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1948 में, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, IUCN के द्वारा विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई जातियों को एक पुस्तक में संकलित किया जाता है, जिसे लाल आंकड़ा पुस्तक कहा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लाल आंकड़ा पुस्तक किसे कहते हैं, या फिर रेड डाटा बुक क्या है, क्या लिखोगे आप? उसमें ये 2 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है
कि IUCN compiled a book on all the species which have reached the brink of extinction. This book या फिर this book is known as रेड डाटा बुक। ठीक है, यानी कि जो संकटग्रस्त जातियाँ खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, उन प्रजातियों के रिकॉर्ड रखती है अपने एक बुक में जिसका नाम है रेड डाटा बुक। पक्का मोस्ट 7 मार्क्स में आया हुआ है, ये भी ध्यान रखना, आया भी है। अब IUCN ने निम्न 5 जातियों को परिभाषित किया है जिन्हें संरक्षण करना जरूरी है। यानी कि IUCN हैज़ डिफाइंड द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज। कौन कौन सी? पहली, विलुप्त जातियाँ, एक्सटिंक्ट। वैसे तो देखो नाम में ही डेफिनेशन है, सीधा ही डेफिनेशन याद हो जाएगी, विलुप्त, जो खत्म हो चुकी, यानी कि वे जातियाँ जो संसार से खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, अब नहीं है। द स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड नॉट सर्विंग टुडे, और आज हमें देखने को नहीं मिलती। लाइक डायनासोर, ये एनिमल है, और ये राइनिया, ठीक है, ये राइनिया ये एक प्लांट का नाम है। तो अपन पूरी स्पेसीज पर पढ़ रहे हैं जिसमें एनिमल भी है, प्लांट भी है। तो एक एग्जांपल अपन एनिमल का ले लिया, एक अपन ने प्लांट का ले लिया। तो ये राइनिया एक प्लांट मतलब एक पौधा है, और डायनासोर एक जानवर है, जो दोनों अब यहाँ पर अब हमें देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल जड़ से खत्म हो गए, अब इनका कोई नामो निशान नहीं है। नंबर 2, संकटग्रस्त जातियाँ, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वो जिन पे खतरा मंडरा रहा है, जो गिनती में ही रहे हैं, बस खत्म हो रहे हैं डेली, इन पे कंट्रोल किया जाए। ये वे जातियां हैं जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में या निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगी। यानी कि दीज आर स्पीसीज व्हिच कंजर्वेशन मेजर इफ नॉट टेकन विल एंड इन द नियर फ्यूचर, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लाइक राइनासोर, गोडावण, जो हाँ आपको पता है, गोडावण तो सुना होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है अपना, ठीक है, और लोइन एक्सेट्रा। यानी कि जैसे कि गेंडा, गोडावण, बब्बर शेर वगैरह एक्सेट्रा, ये वे जाती हैं जिन निकट भविष्य में खत्म हो जाएगी। इन पे हमें जल्द से जल्द उपाय करने चाहिए। 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आपको सबके लेने, 2-2 तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। तीसरी है सभ्यधायी जातियाँ, वल्नरेबल स्पेसीज, वो जो जल्द ही इस स्टेज पर आने वाली है, मतलब संकटग्रस्त में आने वाली है, ठीक है। ये वे जाती हैं जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। उदाहरण तेंदुआ, मगरमच्छ, ये बिल्ली का थोड़ा बड़ा रूप होता है तेंदुआ और मगरमच्छ। यानी कि दीज आर द स्पीसीज विच आर लाइकली बिकम एंडेंजर्ड अनलेस द सर्कमस्टेंस थ्रेटनिंग इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इम्प्रूव, लाइक कॉमन लेपर्ड, एलिगेटर एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी हैं 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, कॉमन लेपर्ड और एलिगेटर। नेक्स्ट है दुर्लभ जातियाँ हो गई। दुर्लभ जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है, बहुत ही कम है, और निकट भविष्य में ये भी संकटग्रस्त होने वाली हैं, और ये बहुत ही कम ही क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि हिमालयी भालू, सिर्फ हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। विशाल पांडा, ठीक है, ये रेयर स्पीसीज के अंदर आती है। रेयर स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी अनकॉमन, बहुत ही कम है संख्या में देखने को मिलती है। इसके एंड कैन बिकम इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, हो सकता है जल्द ही ये इंडेंजर्ड मतलब नियर फ्यूचर के अंदर ये भी यहाँ पर इंडेंजर्ड के अंदर पहुँच जाए। एग्जाम्पल लिखते हैं ना, जेंट पैंडा और स्नो लेपर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। स्नो का मतलब हिमालय बर्फ वाला और बर्फीला, ठीक है, लेपर्ड। अगला है अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जो पृथ्वी पर हैं किंतु इनके वितरण के बारे में अधिक पता नहीं है। यानी कि दीज आर द स्पीसीज विच एक्सिस्ट ऑन अर्थ बट नॉट मच इन नॉन अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से इसको उतारना है। और देखो खूब सारे स्टूडेंट अभी भी कह रहे हैं कि सर हम नोट्स नहीं बनाते। नोट्स के क्यों नहीं बनाते, क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? 2-3 पेज लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ रफ कॉपियाँ भरो प्रैक्टिस कर करके, जितनी ज़्यादा लिखोगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। हैंड राइटिंग अच्छी होगी, स्पीड बढ़ेगी, और लिखने से याद होता है, लिखा हुआ कभी भूलते नहीं। बिल्कुल आलस नहीं, 24 घंटे होते हैं, पता नहीं मैं दिन में 100 पेज लिख देता हूँ। लिखने में क्या, प्रैक्टिस करो रोज़, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी है, मेहनत ही रंग लाएगी, ठीक है। हाँ, फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है नेशनल पार्क। और अब मैं जितने भी आगे बातें कराने वाला सारे फैक्ट है। इसके लिए मैंने कुछ एक आपके लिए बहुत बेहतरीन, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो जो एफर्ट या प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ उसका आपको बेनिफिट लेना है।
और उसका मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कल कि मैं क्या इसमें कुछ नया करने वाला हूँ। उसको ज़रूर देखना, मैं जब भी दिन में टाइम मिलेगा, मिनट 2 मिनट का वीडियो होगा, इन्फॉर्मेशन के लिए होगा। उसको अब देख लेना कि इस चैप्टर के लिए और आगे 14 जो चैप्टर, दोनों में फैक्ट है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है, टेबल वाले फैक्ट है, उनको कैसे लर्न करें अपन, एक अलग स्कीम से याद कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले अब इसकी बात करें। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहां पर पर्यावरण के साथ साथ जो वन्य जीव है ना, वन्य जीव और प्राकृतिक जो अवशेष बच गए हैं उनका संरक्षण किया जाता है। इसमें पालतू पशुओं की चराई पूर्ण प्रतिबंध होता है। मतलब देखो, अपन ने अभी क्या पढ़ा पिछले क्वेश्चन, IUCN की बातें पढ़ी कि ऐसे बहुत सारी स्पेसीज या फिर ऐसे हमारे बहुत सारे वन्य जीव प्राणी हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं। तो अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ध्यान रखना नेशनल पार्क है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अगर क्वेश्चन डीपली बनाने वाला कोई टीचर होगा ना, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है जो बुक में नहीं होता, कि नेशनल पार्क आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, नेशनल गवर्नमेंट के अंडर में, स्टेट और नेशनल दोनों में, चौथे में किसी में नहीं। लेकिन आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं नेशनल पार्क, क्योंकि राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, पूरी टेबल पढ़ेंगे राष्ट्रीय पार्कों की। ये क्या करते हैं कि जितने भी ऐसे एनिमल या ऐसी वाइल्ड लाइफ जो खत्म होती जा रही है उनका संरक्षण करते हैं। और जितना ये क्षेत्र होता है, जैसे जो जंगल पूरा नेशनल पार्क होता है, उस नेशनल पार्क के अंदर कोई भी जो पालतू पशु हैं, चाहे गाय भैंस कोई नहीं चरा सकता। चराना पूर्ण प्रतिबंध है, क्योंकि चराई करने से छोटी छोटी घास खत्म हो जाती है और लोग भी आएंगे फिर चराएंगे, तो वो सब प्रतिबंध होता है। चारों ओर फोर्स लगती है, मिलिट्री फोर्स, अलग फोर्स होते हैं मिलिट्री की तरह, फौज की तरह वो लगती है, बाकायदा एक फोर्स इसके चारों ओर काम करती है। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखना। नेशनल पार्क्स आर द नेचुरल एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट्स आर प्रिजर्व्ड अलोंग विद द एनवायरमेंट। देयर इज ए कंप्लीट बैन ऑन कैटल ग्रेजिंग इन नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट है, हाँ वैसे तो नेशनल उनके लिए तो बंद है, लेकिन हाँ एक चीज़ है भाई, जैसे आपने देखा होगा अपन रणथंभौर अभ्यारण्यों में, इनमें सब में घूमने जाते हैं, केवलादेव में अभ्यारण्य में, हाँ घूमने जा सकते हो। पर्यटन के लिए खुली छूट है, क्योंकि पर्यटन से सरकार को पैसा आता है। और अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, पर्यटन में तो बीच में सड़कें बनी होती है और फोर्स के साथ में वहीं की पर्यटन विभाग की गाड़ियाँ होती है, उन गाड़ी में अपन ओपन जो सफारी जीप होती है उसमें बैठ के आराम से आप सर्वे करो, घूम सकते हो। तो कैटल के लिए तो बंद है, यानी पर जो गाय भैंस पशु पालतू पशु होते हैं वो तो नहीं चला सकते आप, हाँ लेकिन आप प्रमोट कर सकते टूरिज्म को, मतलब आप घूमने जा सकते हो। सम पार्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स कैन बी डेवलप्ड टू प्रमोट टूरिज्म। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क का कुछ भाग जहाँ पर जैसे पशु जंगली पशु आसपास में कम हो, साइड का इलाका जहाँ सड़क निकाली जा सके, फोर्स लगाई जा सके, उस कुछ भाग को पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा सकता है। क्योंकि देखो, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा करने से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है, बाहर के अदर कंट्री के लोग आएंगे, घूमने आएंगे तो अच्छी बात है, डॉलर इंडिया में आएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, ये बात है, तो पर्यटन विभाग को तो देने के लिए खुला जा सकता है। तीसरी बात, इनका नियंत्रण, प्रबंधन और नीति निर्धारण सब केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। मैंने समझा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे भारत के अंदर नेशनल पार्क हैं वो टेबल में बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से लर्न अपन को करना है। ठीक है, तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखो, यानी कि जो इंडियाज मेन नेशनल पार्क्स, पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है, असम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, स्टेट में, उस स्टेट का नाम है असम। दूसरा गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। बांदीपुर के बाद में सतपुरा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, मतलब सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर है। फिर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, नाम से पता चला रणथंभौर राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे कुछ खूब सा राजस्थान में केवला देवी और रणथंभौर दोनों राजस्थान के नाम से ही पता चल रहा है आपको। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और रणथंभौर भी राजस्थान में। ठीक है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान और केवला देवी नेशनल पार्क राजस्थान। फिर है कार्बेट
राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में है, ठीक है। कॉर्बर नेशनल या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तरांचल के अंदर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले अच्छे से याद करनी है। कोई ट्रिक बनी अगर तो मैं आपको ट्रिक कभी भी एक साथ कोई एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें इनकी ट्रिक्स अगर बनी कोई मेरे हिसाब से, तो मैं आपको ट्रिक भी अवेलेबल करा दूंगा। वैसे मैं इसकी कुछ अलग तरह की मेहनत कराऊंगा तो वैसे भी याद हो जाएंगे, ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे लाइफ में फ्यूचर में बहुत काम आने वाली ये टेबल है, ठीक है ना। ओके, अब ऐसे ही देखो सेंचुरी अभ्यारण्य भी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से पूछा है। अच्छा मेरी बात सुनो, सीधी टेबल याद मत करना, टेबल से पहले ये वाली जो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ ना ये अलग से पूछी जाएगी। जैसे मैंने आपको पिछला लगाया नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय पार्क के अंदर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय पार्क की कोई खास बातें, ये राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, तो सीधी टेबल थोड़ी बनाओगे, टेबल तो पूछी नहीं आपसे। आपसे पूछा नेशनल पार्क, पूरी बात सुनो, क्या पूछा, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क क्या है। तो उस टाइम पर जो मैंने स्टार्टिंग की जो 3-4 लाइन लिखवाई थी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अधीन होती है, यहाँ पर ये शिकार करना वगैरह बैन है, ये सब बातें, और जो पापा ने कहा था कि पशु वगैरह चराई वगैरह सब बंद है, ठीक है, वो सब ग्रेजिंग वगैरह वो लिखना है, फिर टेबल याद करनी है, समझ गए। वैसे अभ्यारण्य में भी अगर पूछे तो ये 2-3 लाइनें लिखनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि जैसे पूछे अभ्यारण्य तो लिख देना ये भी संरक्षित क्षेत्र है, इनमें वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट जो होते हैं, आप समझते हो ना, पहले जो राजा महाराजा करते थे, शिकार करते थे, आखेट करते थे, सब बंद है, पूर्ण प्रतिबंध है। यानी कि दीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड एरियाज, दे हैव कंप्लीटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन वाइल्ड लाइफ हंटिंग, ठीक है। और अगली बात मैं करूँ तो कुछ प्राइवेट कंपनियां, संस्थाएं जो होती हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हाँ ठीक है, उनको परमिशन है, हालांकि पूरा गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन उनको परमिशन उसी कंडीशन में है जब किसी भी तरह से वन्य जीवों पर कोई साइड इफेक्ट या प्रतिकूल इफेक्ट ना पड़े, वन्य जीवों पर किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तब उनको परमिशन मिल सकती है। कि उसी स्थिति में उनको प्रवेश की अनुमति दी जाती है जब उनके क्रियाकलाप रचनात्मक हो, मतलब ऐसा कोई क्रियाकलाप हो जो वन्य जीवों के लिए पॉजिटिव थिंग लाते हो, तब तो ठीक है, और इससे वन्य जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो, तब जाके उनको प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट संस्था कुछ काम करना चाहती है तो उनको परमिशन मिलेगी, वरना उनको भी परमिशन नहीं है। दीज आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू एंटर द कंडीशन दैट देयर एक्टिविटीज शुड बी क्रिएटिव एंड शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। यानी कि किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को किसी भी सूरत में परमिशन नहीं दी जाएगी अगर वाइल्ड लाइफ अफेक्ट करता हो तो, ठीक है। कुछ फॉलोइंग आर सम ऑफ द सेंचुरीज इन इंडिया, भारत के अंदर कुछ 5-6 ऐसी सेंचुरियां हैं। कौन कौन सी अभ्यारण्य है, नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश में है, हजारीबाग प्राणी विहार ये बिहार के अंदर है, नाल सरोवर प्राणी विहार ये गुजरात के अंदर है, मनाली अभ्यारण्य ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और चंद्रप्रभा प्राणी विहार ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, और केदारनाथ प्राणी विहार ये उत्तरांचल के अंदर है। ये 6 की 6 आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है राजस्थान की कौन कौन सी अभ्यारण्य, ये तो पूरी भारत सरकार की थी जो पूरे भारत में है, लेकिन ओनली फॉर राजस्थान में अभ्यारण्य कौन कौन से हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो टेबल भी अपन को साथ के साथ याद करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य और उनमें प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो राजस्थान में कहाँ पर है, और दूसरी बात कौन कौन से वन्य जीव है, कितने खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पूछ लेना किसी बड़ों से अपनों से, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, चैप्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है सरिस्का, कहाँ पर है, अलवर में। मेनली कहाँ पर, इस सरिस्का अलवर के अंदर कौन कौन से वाइल्ड एनिमल है, मतलब वन्य जीव है, एक तो डियर यानी कि हिरण है, एक गोडावण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सरिस्का में कौन सा है, हिरण और गोडावण, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा दर्रा, ये कोटा के अंदर, इसमें कौन सा, पैंथर मतलब बगेरा है यहाँ पर, और फिर तीसरा है माउंट आबू। माउंट आबू आपको पता है सिरोही में, तो माउंट आबू के अंदर वाइल्ड कॉक जो होते हैं, जंगली मुर्गी फेमस है, जंगली मुर्गे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। चौथा है ताल छापर कहाँ पर है, चूरू में है, और काले हिरण यानी कि ब्लैक डियर फेमस है वहाँ के। ताल छापर चूरू, काला हिरण वहाँ का फेमस वन्य जीव है, वाइल्ड एनिमल्स है। फिर है जवाहर सागर कोटा, ठीक है, जवाहर सागर कोटा, यहाँ पर एलिगेटर होते हैं, घड़ियाल बोलते हैं, मगरमच्छी बोल दो चाहे घड़ियाल बोल दो, घड़ियाल है ये, ठीक है। और फिर है सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर पड़ती है, और यहाँ पर उड़न गिलहरी, फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है, उड़न गिलहरी यहाँ पर फेमस है। और फिर है कैला देवी जो करौली के अंदर है, यहाँ के रींछ फेमस है, बियर रींछ, ठीक है, BER बियर यानी कि रींछ।
और फिर है नाहरगढ़, ये जयपुर के अंदर आपको पता है, तो नाहरगढ़ जयपुर के अंदर यहाँ पर तेंदुआ और सियार यानी फॉक्स और पैंथर, तेंदुआ मतलब पैंथर, फॉक्स सियार, तो ये यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, हाँ, तो इसी प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट फिर है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, हिंदी के अंदर दो नाम है इसके, जीवमंडल नीचे भी कहते हैं, जीवमंडल निचाई, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। अपन ने हालांकि सिस्टम पढ़ रखा है कि इंडिया के अंदर देखो, इंडिया में 18 यानी कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यानी कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित हैं, यानी कि बिल्कुल ये यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती, बिल्कुल साइलेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी की जाती है। समझ पा रहे हो, यानी दीज आर द नेचुरल एरियाज, यानी ऐसा मान लो कि इंजीनियर का जो एरिया होता है उस टाइप, दीज आर द नेचुरल एरियाज विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए साइलेंट एरिया फॉर साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक तथ्यात्मक जो स्टडी की जाती है। ठीक है, भारत में 18 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इंडिया 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, और 18 के 18 आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी है कि भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब आया था, तो 1986 के अंदर आया था नीलगिरी में। ठीक है, नीलगिरी में अस्तित्व में आया। इन इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986 एट नीलगिरी। ठीक है, अब कुछ 5-7 और अपन देख लेते हैं जो खास हैं, वो टेबल आप लर्न कर लो। इस तरीके से आज का जो चैप्टर था, आज का जो वीडियो था वो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा फैक्ट है। लेकिन इसके बारे में कुछ प्लान लेके आ रहा हूँ कि इन फैक्ट को कैसे याद किया जाए, वो आपको आज ही एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसका आप ज़रूर देखना। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ प्रयास करता हूँ, कुछ एफर्ट करता हूँ, इसका आपको फ़ायदा लेना है। मेरी मेहनत ख़राब नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे हो, नहीं, मेहनत करनी है। 60 दिन अपनी जान झोंक दो, 60 दिन मेहनत करो, जिस दिन मार्कशीट आएगी, जो खुशी मिलेगी उस दिन आप देखना। ठीक है, ओके। ऐसे ही मेन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की अपन अगर बात करें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ का जीवमंडल कौन सा फेमस है बायोस्फीयर, वहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है ग्रेट निकोबार। ठीक है, सेकेंड है असम या असम, असम का काजीरंगा और मानस, दो इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा बीच में कोमा और मानस, ये दो वहाँ के जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व फेमस हैं। फिर या फिर ऐसा मान लो कि वहाँ पर जैवमंडल ये स्थापित किए हुए हैं। ठीक है ना। नंबर 3 कर्नाटक या केरल। ठीक है, कर्नाटक केरल के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है, जो कि वहाँ पर स्थापित किया हुआ है। फिर है उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर नंदा देवी, कौन सा है, नंदा देवी। फिर है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वहाँ पर है सुंदरबन। तो ये तो वैसे ही याद रह जाएगा कि अपने ऊपर पढ़ा था नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में, वहाँ पर भी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान था पश्चिम बंगाल का, और उसी नाम से यहाँ पर है, देख लो, मैच कर लो कि यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा है, सुंदरबन। ठीक है, तो दोनों एक साथ याद कर सकते हो। फिर मध्य प्रदेश में कान्हा। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा, और राजस्थान में तो थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल थी। 3 तो ये, एक मैंने बोर्ड पे लिखवा दी, ये 4-5 जितने भी टेबल हैं, मतलब लगभग अपन अगर बात करें तो इनमें 30-35 फैक्ट हैं, क्वेश्चन बनते हैं सीधे 40-50 क्वेश्चन भी बन सकते हैं उल्टे सीधे पूछे तो मैं जितने भी पूछेगा मैं चारों तरफ से 50-40 क्वेश्चन इसके बनाऊंगा टॉप लेवल के, जो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ओके।